Hello friends, I have started a series for UGC NET exam in December 2025 for the political science subject. This series is very beneficial for those students who can't afford paid courses because in this series I will complete the whole syllabus of political science unit by unit wise and topic by topic wise. So please like, share and subscribe my channel so that you can get further videos on time. For completing this series it will take 3 to 4 months and then we will practice previous year questions also. I will use both the language that is Hindi and English for explaining the topic. This is unit number 3, Indian political thought, and within this unit number 3, this is chapter number 7 on Bal Gangadhar Tilak. Okay, so today we will going to study about Bal Gangadhar Tilak, his political philosophy. So इनका अगर हम टाइमलाइन देखें तो इनका टाइमलाइन है 1856 to 1920 AD. ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन, अब इनका जन्म कहाँ पे हुआ, ही वॉज बॉर्न इन रत्नागिरी महाराष्ट्र. इनको जो है ही वॉज गिवन अ टाइटल, इनको लोकमान्य का टाइटल दिया गया. लोकमान्य मतलब क्या होता है कि एक्सेप्टेड बाय द पीपल एज देयर लीडर. इनको जो है लोक मतलब पीपल, मान्य मतलब लोगों ने इनको अपना लीडर, एज अ लीडर इनको एक्सेप्ट किया है, इसलिए इनको जो है टाइटल किस चीज़ का दिया गया था, लोकमान्य तिलक. ओके, सो एंड ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे एक वैलेंटाइन चिरोल, एक ये ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे जिन्होंने इनको क्या बोला, ही कॉल्ड हिम द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट, द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट. लेकिन महात्मा गांधी जी ने इनको क्या बोला, द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया. ठीक है, तो ये जो यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये जो इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइट कर रखा है, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ों को समझ लिए. ठीक है, सो इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म 1856 में हुआ, रत्नागिरी महाराष्ट्र में. ठीक है, इनको लोकमान्य का टाइटल दिया गया. लोकमान्य का मतलब होता है एक्सेप्टेड बाय द पीपल एज देयर लीडर, लोगों ने अपना लीडर इन्हें स्वीकारा. और एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे वैलेंटाइन चिरोल, उन्होंने इनको क्या बोला, द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट. लेकिन महात्मा गांधी ने क्या बोला कि ये ही वॉज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया. ओके, अगर अब हम इनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी या इनके अप्रोच को समझने की कोशिश करें तो फिर देखिए, ही वॉज अमंग द अर्लीस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोपोनेंट ऑफ स्वराज. सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से हैं कि इनको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोपोनेंट माना जाता है स्वराज का. ठीक है, वैसे तो देखिए जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी से जो बिलोंग करते थे, जो लीडर्स ड्यूरिंग द इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट था, उसमें बाल पाल एंड तिलक ये लोग आते थे. ठीक है, लाल बाल पाल मतलब लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्र पाल. सो बट इनको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोपोनेंट माना गया. ठीक है, स्वराज का, सेल्फ रूल का. और इनका एक बहुत ही फेमस कोट है, यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट है, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. इन्होंने बोला कि स्वराज मतलब सेल्फ रूल, इंडिया, रूल ऑफ इंडियंस बाय इंडिया. इंडिया में जो रूल है, रूल ऑफ इंडिया बाय इंडियंस, तो इंडियंस ही अपने ऊपर रूल करेंगे. तो स्वराज, सेल्फ रूल, इन्होंने बोला ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम हर तरह से लेकर रहेंगे. ठीक है, चाहे बाय एनी हुक एंड क्रुक. सो ये जो इम्पोर्टेंट, इनका बहुत इम्पॉर्टेंट इनकी ये कोट है. ही सपोर्टेड, अब देखिए यहाँ से जो मैंने इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. बहुत सारे आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चेक करेंगे तो यहाँ पे जो टर्म्स मैंने यूज़ कर रखे हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आया है. जो बाल गंगाधर तिलक पे जो क्वेश्चंस आए हैं, जैसे MCQ बेस्ड जो थे, उसमें क्या हुआ कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स दे दिए गए और बोले कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो वहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, मैं जिन्हें हाईलाइट कर रही हूँ. ठीक है, देखिए सबसे पहला कि ही सपोर्टेड डायरेक्ट असर्टिव रेजिस्टेंस देन पैसिव रेजिस्टेंस. पैसिव मेथड की जगह इन्होंने असर्टिव मतलब डायरेक्ट एक्शन लेने को सपोर्ट किया. ठीक है, इसीलिए इन्हें एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म से रिलेट किया जाता है. इनका जो ट्रायो था, इन्होंने अपना ट्रायो किससे बनाया, मतलब ट्रायो इन द सेंस कि इनकी साथ और कौन कौन थे, लाला लाजपत राय, जिससे हमने लाल बाल पाल है ना, तो लाल मीन्स लाला लाजपत राय, बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक एंड पाल मीन्स बिपिन चंद्र पाल. ठीक है, सो इनका इन तीनों लोग मिलके एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट किया और इन्होंने स्वदेशी और बॉयकॉट कैंपेन जैसे स्टार्ट की. ठीक है, फिर उसके बाद ही इन्विजन्ड, इन्होंने जो है क्या चीज़ इन्विजन किया, ही इन्विजन द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स. देखिए बाद में
इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है इसके लिए डिमांड हुई और फिर तमिलनाडु फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट भी बना। तो उस टाइम पे उन्होंने लिंग्विस्टिक स्टेट्स का फॉर्मेशन उन्होंने विज़न कर लिया था। एंड इनको जो है रेस्टलेस नेशनलिस्ट या रियलिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इनको रेस्टलेस नेशनलिस्ट मतलब डायरेक्ट एक्शन लेने को ये प्रमोट करते थे, और ये रियलिस्टिक थे, ये आइडियलिस्टिक नहीं थे। मतलब जैसे मॉडरेट्स लोग क्या थे, वो आइडियल एक जो तरीका है फ्रीडम को पाने का वो उस पर चलते थे, ठीक है। बट इन्होंने बोला कि एक्चुअल में ब्रिटिशर्स से लड़ना मतलब उनसे आप बिल्कुल आइडियल हो कि वो इफ़ यू आर प्लीडिंग समथिंग फ्रॉम द ब्रिटिशर्स तो इट इज़ लाइक यू आर प्लीडिंग टू द डेफ ईयर्स। तो इसलिए जो है इन्होंने बोला डायरेक्ट एक्शन लेना ज़रूरी है, रियलिस्टिक या प्रैक्टिकल सोल्यूशन प्रैक्टिकल पाथ को चूज़ करना ज़रूरी है। ही प्रायोरिटाइज्ड पॉलिटिकल फ्रीडम ओवर सोशल रिफॉर्म। इन्होंने बोला सोसाइटी में जो सोशल रिफॉर्म है उसकी जगह पॉलिटिकल फ्रीडम होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने उस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दी। ही बिलीव्ड इन डायरेक्ट एक्शन फॉर पॉलिटिकल लिबरेशन। जो पॉलिटिक्स है, जो सत्ता जिन्होंने संभाल रखी ब्रिटिशर्स, इनसे अगर लिबरेट होना है, इनसे फ्रीडम पानी है, तो उसके लिए जो है डायरेक्ट एक्शन लेना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ यहाँ तक इनका जो पॉलिटिकल इनका फ़िलॉसफी थी या इनका क्या अप्रोच था ये आपको समझ में आया होगा। तो ये जितने भी मैंने पॉइंट लिखे हैं पॉलिटिकल फ़िलॉसफी एंड अप्रोच में, ये सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एज इट इज़ कीवर्ड्स पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे स्वराज सेल्फ रूल वाला, फिर स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। फिर इनका डायरेक्ट एक्शन, असर्टिव रेजिस्टेंस की जगह पैसिव मतलब असर्टिव रेजिस्टेंस को वो प्रमोट करते थे, डायरेक्ट एक्शन को प्रमोट करते थे, पॉलिटिकल फ्रीडम को, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को समझते हैं कि जो तिलक जी के क्या इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे और क्या इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था, ठीक है। सो सबसे पहले हम इनकी टाइमलाइन देखें तो 1881 में इन्होंने 2 नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर स्टार्ट किए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक है केसरी जो कि मराठी लैंग्वेज में ये पेपर लिखा गया था, और दूसरा मराठा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था। तो ये इनका कल्चरल हम कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन, लिटरेरी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। सो यहाँ ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1881 में इन्होंने 2 नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर स्टार्ट किए, एक मराठी लैंग्वेज में जो कि केसरी था, और दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज में जो कि मराठा जिसका नाम था। फिर 1884 में इन्होंने द डेक्कन इंडियन सोसाइटी इसको फाउंडेड किया, ठीक है। ये जो डेक्कन इंडियन सोसाइटी थी इसको इन्होंने अकेले नहीं, किसके साथ मिलकर, गोपाल कृष्ण अगारकर, इनके साथ मिलकर ये डेक्कन इंडियन सोसाइटी का फॉर्मेशन किया। फिर 1885 में इन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज को भी इस्टेब्लिश किया पुणे में। 1890 में ये ज्वाइंट आईएनसी। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1890 में ज्वाइन किया, और इनके ज्वाइन करने के बाद इन्होंने एक एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन का फॉर्मेशन किया। मतलब क्योंकि जब कांग्रेस को इन्होंने ज्वाइन किया तो कांग्रेस उसके बाद 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, कुछ मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स वो जो कि प्रेयर्स पिटिशंस पे बिलीव करते थे, और एक्सट्रीमिस्ट जो कि डायरेक्ट एक्शन पे बिलीव करते थे। ये जो है यहाँ ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का, ये मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में जो भी बच्चे हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं वो तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है ये, ठीक है। यहाँ पे हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें बाल गंगाधर तिलक को एज अ पॉलिटिकल फिलोसोफर पढ़ना है, इंडियन पॉलिटिकल फिलोसोफर, ठीक है। सो हम ये इस पर इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस इतना आप जानिए कि ये एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी से बिलोंग करते थे, और इन्होंने 1890 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, जिसके बाद जो है मॉडरेट के अगेंस्ट में इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट एक अलग फैक्शन क्रिएट किया, फॉर्म किया। फिर 1894 में ही रिवैम्प्ड गणेश उत्सव। अब ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि 1894 में इन्होंने गणेश उत्सव, जो गणेश फेस्टिवल था, जो पब्लिक गणपति फेस्टिवल था, इसको रिवैम्प किया, शिवाजी जयंती को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। ये क्यों किया था? इसका जो मेन रीज़न था, उसका मेन रीज़न था कि ताकि लोगों के अंदर यूनिटी और नेशनलिज्म की भावना को बढ़ाया जाए, ठीक है। और क्योंकि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो नेशनलिज्म को कैसे देखते थे, उनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म था वो डिफरेंट था, और वो क्या था, ठीक है। सो ये गणेश उत्सव मतलब जो पब्लिक गणपति फेस्टिवल था, या शिवाजी जयंती या शिवाजी फेस्टिवल का जो सेलिब्रेशन था, इसको स्टार्ट किया
क्यों? टू इंस्टिल यूनिटी एंड नेशनलिज्म एट द ग्रास रूट। बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे यूनिटी की भावना लोगों के अंदर आए और नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न हो, और साथ ही साथ इन फेस्टिवल्स के थ्रू वीमेन का भी जो पार्टिसिपेशन है वो नेशनल मूवमेंट में बढ़ सके। ठीक है, फिर 1897 में इनको एक्यूज़ किया गया था रांड मदर केस में। एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे, उनको मारने के केस में इनको एक्यूज़ किया गया और इनके ऊपर सेडिशन चार्जेस भी लगाए गए और इनको 18 महीने के लिए जेल भी भेजा गया। ठीक है, इनको उनकी लाइफ का टाइम में 3 बार ब्रिटिशर्स ने सेडिशन चार्जेस पे इम्प्रिजन किया। 1897 में, एक तो जब रान मर्डर केस हुआ था, दूसरा 1909 में और तीसरा 1916 में। ठीक है, हम अभी आगे इसको और डिटेल में देखेंगे। 1905, नाउ दिस अगेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 1905 में इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया। अब ये स्वदेशी मूवमेंट पे भी सेपरेट क्वेश्चन आता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, बट अभी यहाँ पे हम बस ब्रीफ में समझेंगे कि स्वदेशी मतलब अपने देश का बना हुआ चीज़ों को यूज़ करना, जो भी फॉरेन की चीज़ें हैं या फॉरेनर्स जिन चीज़ों को लाते हैं उनको पूरी तरीके से बॉयकॉट करना। ठीक है, तो 1905 में ही स्टार्टेड स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। एंड इन्होंने किस तरह के एक्शंस को रिकमेंड किया? उन्होंने बोला कि जो नेशनल बॉयकॉटिंग नेशनल एजुकेशन, बॉयकॉट करना। फिर 1907 में सूरत स्प्लिट क्लैश हुआ। देखिए यहाँ पे जो है, जब इन्होंने 1890 में कांग्रेस को ज्वाइन किया, फिर 1907 में सूरत में जब मीटिंग थी तो उसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में क्लैश हुआ और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सूरत स्प्लिट क्लैश। किस वजह से? कि कांग्रेस का लीडर कौन होगा, इस पे क्लैश हुआ। और उसके बाद जो कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आप डिटेल में पढ़ेंगे। 1909 में इन्हें फिर से सेडिशन चार्जेस के अगेंस्ट इन्हें बंद किया गया। क्यों? क्योंकि ये जो भी इनके जो न्यूज़पेपर थे तो उसमें वो जो है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते थे, तो इसीलिए इनको 6 साल के लिए 1909 से 1914 तक की उनको जेल भेज दिया गया। और वो भी कहाँ के जेल में? म्यांमार के जेल में, मांडले जेल इन बर्मा। ठीक, फिर 1916 में, दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 1916 में फिर वो जब जेल वहाँ से बर्मा से जो 6 साल के बाद 1914 में वो वापस, अब वहाँ मतलब 1914 तक उन्होंने तो इम्प्रिजन थे, वो जेल में बंद थे। फिर उसके बाद जब वो इंडिया वापस आए तो उन्होंने अपने जो फेलो नेशनलिस्ट थे उनसे फिर से मिले और उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को फिर से ज्वाइन किया लखनऊ पैक्ट 1916 में, और इंडो मुस्लिम यूनिटी को उन्होंने इंडोर्स किया। 1916 में ये भी पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1916 में तिलक के साथ साथ उन्होंने किससे मिलके? एनी बेसेंट और GS खापड़े, इन दोनों से के साथ मिलके इन्होंने ऑल इंडिया होम रूल लीग स्टार्ट की 1916 से 1918 में इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार रीजन, इन रीजन्स में इन्होंने ऑल इंडिया होम रूल लीग का फाउंडेशन किया। ठीक, सो आई होप ये जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं या उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन थे इंडियन नेशनल मूवमेंट, वो आपको समझ में आए होंगे। फिर अब हम देखते हैं कि उनका जो स्वराज का था, मैंने बताया ना सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट था उनका स्वराज का था। तो ये जो कॉन्सेप्ट था स्वराज का, उससे उनका क्या मतलब था, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में। सो हिज कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, इसका मतलब क्या? कि जो गवर्नमेंट है इंडियन खुद से उस गवर्नमेंट को बनाए, ए गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इंडियंस देमसेल्व्स दैट रूल्स अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल और देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो जो गवर्नमेंट है, पहले तो इंडिया के लोग ही इंडियंस उस गवर्नमेंट को बनाए और इंडियन की गवर्नमेंट हो, और वो किस हिसाब से रूल करें? जैसी लोगों की इच्छा है उस हिसाब से उनके विशेस को फुलफिल करें, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स की विशेस को फुलफिल करें। तो स्वराज मतलब गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड बाय इंडियन देमसेल्व्स। ये स्वराज मीन्स सेल्फ रूल, मतलब कि हमें ये किसी के दया की वजह से नहीं हमको सेल्फ रूल मिलना चाहिए। इट इज़ नॉट एज अ मर्सी, बट ये हमारा
राइट है, नेचुरल राइट है, बर्थ राइट है। ये कोई पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है स्वराज या सेल्फ रूल, बल्कि एक लॉ एंड ऑर्डर मैकेनिज्म है, इकोनॉमिक ऑर्डर है, और ये हमारी लाइफ की जो भी नेसेसिटीज़ है उनको प्रोवाइड करने का तरीका। तो ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है सेल्फ रूल। हम पे कोई बाहरी आकर हम रूल नहीं कर सकता, हमारा ये जन्मसिद्ध अधिकार है स्वराज का। ठीक है, स्वराज मतलब खुद फुल सेल्फ गवर्नमेंट। हमारी इंडियंस जिस गवर्नमेंट को चूज़ करे कि हाँ ये पर्टिकुलर बॉडी हमारे ऊपर रूल करेगी, उसको अधिकार दे, और वो जो बॉडी है, वो जो गवर्नमेंट है, वो लोगों के विशेस के अकॉर्डिंग रूल करे, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उनका स्वराज का मतलब ये था। ठीक है, अब हम लोग जो स्वराज मीन्स होम रूल, इसको हम लोग 4 एंगल्स में समझने की कोशिश करते हैं। एक तो पॉलिटिकल एंगल, स्वराज का मीन्स क्या होता है। इकोनॉमिकली व्हाट डज स्वराज मीन्स, सोशली एंड कल्चरली। ठीक, तो पॉलिटिकली मतलब रूल ऑफ इंडिया बाय इंडियंस। ठीक, तो पॉलिटिकल मतलब क्या हुआ कि इंडिया पे रूल किसका होना चाहिए, इंडियंस का ही रूल होना चाहिए, किसी फॉरेनर्स का रूल नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि इंडिया से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उसमें पॉलिटिकल नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए बाय फॉरेनर्स। इकोनॉमिकली मीन्स नॉन इंटरफेरेंस इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिया। इंडिया की जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उस पर फॉरेनर्स का बिल्कुल नॉन इंटरफेरेंस हो, ताकि इंडिया जो है, जो इंडिया के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उन्हें इंडियंस ही ओन कर सकें, और वो डिसाइड करें कि उन्हें उन नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है ताकि सभी का बेनिफिट हो, इंडियंस का बेनिफिट हो। क्योंकि इकोनॉमिकली ब्रिटिशर्स ने, जो फॉरेनर्स थे, उन्होंने इंडिया को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया। जो भी इंडिया की नेचुरल रिसोर्सेज थी, जो वेल्थ थी, उसको उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। यहाँ से रॉ मटेरियल्स ले जाते थे बाहर यूके में, और वहाँ पे फिनिश गुड्स बना के इंडिया में बेचते थे बहुत ही महंगे दामों में। तो इंडिया का ही रॉ मटेरियल यूज़ करके उसे सस्ते दामों में यहाँ से ले जाते, और इंडिया का ही रॉ मटेरियल्स यूज़ करके इंडियंस को ही महंगे में बेचते थे। तो इकोनॉमिकली भी फॉरेनर्स ने बहुत एक्सप्लॉइट किया। तो स्वराज जो बाल गंगाधर तिलक के अकॉर्डिंग, स्वराज का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल स्वराज नहीं, स्वराज मीन्स इकोनॉमिकली स्वराज भी होना चाहिए। मतलब जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं इंडिया की, उस पे फॉरेनर्स का नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए। ही ऑल्सो मीन्स सोशल स्वराज। सोशली स्वराज मीन्स नॉन इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिशर्स इन आर रिलीजन एंड सोशल लाइफ। जो हमारी सोशल लाइफ है, जो हमारा रिलीजन है, उस पर ब्रिटिशर्स का नॉन इंटरफेरेंस हो। तो स्वराज का सिर्फ एक ही एंगल नहीं है, पॉलिटिकल एंगल या इकोनॉमिक एंगल या सोशल एंगल ही नहीं है। इन्होंने 4 एंगल बताया। उन्होंने बोला कल्चरली भी हमें स्वराज मिलना चाहिए, मतलब नेशनलिज्म की भावना इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि लोग मटेरियलिज्म से ज़्यादा किसको प्रायोरिटी दें, नेशनलिज्म को प्रायोरिटी दें। ठीक है, तो इनका जो नेशनलिज्म था वो किससे कनेक्टेड था, कल्चरल ट्रेडिशन, कल्चरली वो कनेक्टेड था। ठीक है, इस चीज़ को भी हम लोग आगे समझेंगे। फिर 1905 में जब मैंने आपको बताया कि उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट का फॉर्मेशन किया, तो इन्होंने स्वराज को बताया कि स्वराज का हम कैसे रियलाइज़ कर सकते हैं। 4 तरीक़ों से हम स्वराज को पा सकते हैं। नेशनल एजुकेशन करके, बॉयकॉट करके फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज का, थर्ड स्वदेशी अपनी ही चीज़ों का यूज़ करना, एंड फोर्थ पैसिव रेजिस्टेंस करना। ठीक, तो ये 4 चीज़ों के थ्रू उन्होंने बताया कि हम स्वराज को रियलाइज़ कर सकते हैं। अब हम उनका नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जो बाल गंगाधर तिलक का जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट था वो किसकी तरफ ओरिएंटेड था, कल्चर और ट्रेडिशन की तरफ ओरिएंटेड था। इन्होंने बोला नेशनलिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो कल्चर और ट्रेडिशन से लिंक है। जो नेशनल यूनिटी है, लोगों के अंदर जो भावना आएगी, राष्ट्रीय भावना की सब लोग एक हैं, वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं लोगों के अंदर, उन्हें ये रिमाइंड करके कि हमारे देश की क्या ग्लोरी है, हमारे देश की हिस्ट्री, हमारे देश में जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, और हमारे देश की जो महानता है, उसको लोगों को अगर हम अवेयर करें, रिमाइंड कराएं, उन्हें याद दिलाएं, तो नेशनलिज्म की भावना, पैट्रियाटिज्म की भावना अपने आप डेवलप होगी लोगों के अंदर। ठीक, तो उन्होंने इसीलिए कल्चरल सेलिब्रेशन से स्टार्ट किए, जैसे कि गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल, ताकि इंडियन मासेस को यूनाइट कर सकें। ठीक है, इन्होंने ये पॉइंट जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कॉमन लैंग्वेज जो है इन सारी चीज़ों को, इन सारे एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया। कॉमन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, कॉमन रिलीजन, ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री,
इनका जो कॉन्सेप्ट था, ये जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो तिलक का जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही स्पिरिचुअल और रिलीजियस था। इसीलिए इनका एक जो कोट है, गॉड एंड आवर कंट्री आर नॉट डिफरेंट इन शॉर्ट, हम अपनी जो देश है और हमारा जो भगवान है उनको हम एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि हमारी कंट्री ही एक तरीके से भगवान है, हमारे गॉड है। और इसीलिए हमें अपने मदरलैंड, हमारी मातृभूमि को एज अ गॉडेस जो है देखना चाहिए। इसीलिए हम लोग बोलते नहीं, हमारी भारत माता, भारत जो हमारा देश है उसको किससे लिंक किया गया, उन्हें पर्सोनिफाई किया गया एज गॉडेस, एज माता, ठीक है ना। तो इसलिए तो जो भारत माता, हम इसके प्रति जो हमारे अंदर नेशनलिज्म की भावना तभी आएगी जब हम लोगों को इसकी ग्लोरी, इसकी हिस्ट्री, हमारे इस धरती पे कितने महान पुरुष ने जन्म लिया और उन्होंने क्या क्या चीज़ें की इस धरती के लिए, जब इन चीज़ों को हम रिमाइंड कराएंगे तो हमारे अंदर जो नेशनलिज्म की भावना है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगी, ठीक है। सो इनका जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट था बहुत ही स्पिरिचुअल और रिलीजियस था। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं कि इनके तिलक जी के द्वारा जो बोले गए फेमस कोट्स कौन कौन से थे, उनको यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। हर कोट को बहुत ही अच्छे से समझिएगा। वी विल गेट नथिंग बाय अपीलिंग टू द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस, इट इज़ लाइक अपीलिंग टू द ईयर्स ऑफ द डेथ मैन, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या बोला सबसे पहले कि अगर हम ब्रिटिशर्स से, जो ब्रिटिशर्स हैं उनसे अगर न्याय के लिए अपील करेंगे, उनसे विनती करेंगे, तो ये एक तरीके से बिल्कुल बेकार है, व्यर्थ है, क्योंकि ये उसी की तरह है जैसे कि हम किसी बहरे इंसान के सामने कुछ विनती करें, तो बहरे इंसान को कुछ समझ में नहीं आएगा ना। तो ये जो कोट था ये भी किसका था, बाल गंगाधर तिलक का था। फिर इन्होंने बोला कि जो रिलीजन है या प्रैक्टिकल लाइफ है वो एक दूसरे से अलग नहीं है, रिलीजन को और पॉलिटिक्स को हम अलग नहीं कर सकते। इन्होंने बोला टू टेक संन्यास, मतलब रिनंसिएशन लेना, ठीक है। संन्यास लेना जो है, मतलब संन्यास का मतलब ये नहीं कि आप पूरी ज़िंदगी दीन दुनिया से अलग हो जाइए। रियल स्पिरिट क्या है संन्यास, इज़ टू मेक द कंट्री योर लाइफ। आप अपने देश को ही अपना ज़िंदगी मान के इसी के लिए अगर सेल्फलेस सर्विस करते हैं और समर्पित हो जाते हैं अपने देश के कल्याण के लिए, तो ये भी एक संन्यास या रेनंसिएशन से कम नहीं है। तो इसीलिए जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने रिलीजन को और पॉलिटिक्स को या प्रैक्टिकल लाइफ को अलग नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने बोला कि देश के लिए मर मिटना और देश के कल्याण के लिए, अपने देश, अपनी मातृभूमि के कल्याण के लिए अगर हम कुछ त्याग और बलिदान सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो वही एक्चुअल में संन्यास है, ठीक। फिर उन्होंने क्या बोला, इनका तो थर्ड कोट था, आवर नेशन इज़ लाइक अ ट्री, हमारा जो देश है, हमारा जो नेशन है वो एक वृक्ष की तरह, वो एक ट्री की तरह है जिसकी जो ओरिजिनल ट्रंक है, मतलब जो मेन स्टेम है वो है स्वराज। स्वराज पाना, हमें अपना सेल्फ रूल, इसका मेन स्वराज है, मतलब मेन ट्रंक है। और इसकी जो ब्रांचेस हैं वो ब्रांचेस, हमें स्वराज मिलेगा कैसे, स्वदेशी और बॉयकॉट करके, ठीक है। तो ये चीज़ आपका, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आया भी है कि मॉडरेट्स आर यूजलेस एंड कावर्ड्स, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो मॉडरेट्स के अगेंस्ट थे, क्योंकि मॉडरेट्स किस पे बिलीव करते हैं, प्रेयर, पिटिशंस, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट कहते थे कि इनसे कुछ काम नहीं चलेगा, उनसे प्रेयर करके, उनसे पिटिशन करके, और ठीक है, काम किससे चलेगा, आप डायरेक्ट एक्शन लो। तो इसीलिए उन्होंने मॉडरेट्स के अगेंस्ट बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट बोला। उन्होंने बोला कि मॉडरेट्स जो हैं वो बहुत ही यूजलेस एंड कावर्ड्स हैं, दे लिक द डस्ट ऑफ फीट दैट किक देम। ये मॉडरेट्स जो हैं उन्हीं के तलवे चाटते हैं जो लोग उनको मारते हैं, उनको किक करते हैं, ठीक है। मतलब ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं कि ब्रिटिशर्स के तलवे चाटते हैं मॉडरेट्स लोग, तो इससे कोई काम नहीं चलेगा। फिर इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट, द भगवत गीता को से उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, वो भी हम आगे देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। द भगवत गीता इज़ नॉट फॉर दोज हु फ्ली फ्रॉम लाइफ, भगवत गीता उन लोगों के नहीं जो ज़िंदगी से दूर भागना चाहते हैं, लोगों से दूर भागना चाहते हैं। भगवत गीता हमें क्या सिखाती है, क्योंकि भगवत गीता में देखिए क्या है, जब महाभारत का टाइम युद्ध हो रहा था, तो जब अर्जुन जो है असमंजस में पड़ा था कि हमें युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उस वक्त श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को समझाते हैं कि ज़िंदगी और ये क्या है, जन्म, ये जो मिला है मानव जन्म, ये किस लिए मिला है, और बहुत ही गहरा ज्ञान दिया गया है भगवत गीता में। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को, जो भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे मैं ये ज़रूर
रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने लाइफ टाइम में ज़रूर एक बार भगवद गीता को पढ़िए, क्योंकि आपको अगर एक ह्यूमन लाइफ मिली है तो ये इसको ऐसे ही ना बर्बाद होने दीजिए। एक बार पढ़िए, उस चीज़ को गहराई से समझिए कि ये जीवन का अर्थ क्या है। ठीक है, बाकी मैं बहुत डिटेल में इस चीज़ पे नहीं जाऊँगी। सो भगवद गीता जो है उन्होंने बोला कि इज़ नॉट फॉर दोज हु फ्ली फ्रॉम लाइफ, बल्कि वो इसलिए है जो कि अपने आप को, भगवद गीता उन लोगों के लिए जो इस ज़िंदगी को सही तरीके से जीते हैं और उसमें पूरी तरीके से एंगेज रहते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है विदाउट सेल्फिश डिज़ायर। अपने लिए सेल्फिशनेस को त्याग कर जो एक सेल्फलेस सर्विस होती है वो भगवद गीता हमें सिखाती है। ठीक है, कहते नहीं कि अपना कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो, मतलब आप सेल्फिश मत बनो, आप अपने सिर्फ कर्म में ध्यान दो, और भगवद गीता में यही सिखाती है। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट कोट है। फिर उन्होंने रिनंसिएशन को लेके, संन्यास को लेके भी बताया कि संन्यास इज़ नॉट द पाथ ऑफ द गीता, बल्कि सेल्फलेस एक्शन है। तो इसीलिए बाल गंगाधर तिलक ने भी अपनी पूरे जीवन को अपने देश के, अपने मातृभूमि के कल्याण के लिए पूरी तरीके से समर्पित कर दिया था। ठीक है, क्योंकि वो कहते थे कि संन्यास पाना या रिनंसिएशन पाना ही यही चीज़ है। ठीक, तो अब हम इनके द्वारा जो इम्पोर्टेंट बुक्स एंड थीम्स हैं उनको हम देखते हैं। तो द ओरियन 1893 में, जिसमें कि उन्होंने आर्यंस के बारे में बताया। फिर इनकी बुक थी द आर्टिक होम इन द वेदास, इसमें भी इन्होंने आर्यनिक पीपल का कैसे ओरिजिन हुआ, जो वेद पुराण लिखे गए थे वेद्स, तो उनका एग्जैक्ट टाइमिंग क्या, ये चीज़ बताई। और जो सबसे इम्पोर्टेंट इनकी बुक थी द श्रीमद् भगवद गीता रहस्य, तो गीता में क्या क्या रहस्य दिए गए हैं वो चीज़ इन्होंने 1915 में इस बुक को लिखा, जिसमें कि इन्होंने कर्म योग का एनालिसिस किया। कर्म योग मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया ना कि इन्होंने बार बार बोला कि सेल्फलेस एक्शन ही एक्चुअल रिनंसिएशन है। संन्यास पाना मतलब ये नहीं कि दुनिया से बिल्कुल, संसार से अलग जाके कहीं पे आप बिल्कुल शांति में मेडिटेशन कर रहे हैं। संन्यास मतलब कर्म योग को उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, और उन्होंने बोला इस जीवन में, इस मोह माया में से त्याग होकर आप इसी संसार में जीवित, मतलब इस संसार में रहते हुए अपने कर्मों को करें, लेकिन उस कर्म से अपने आप को लिंक ना करें, मतलब उस कर्म के फल से अपने आप को लिंक ना करें। ये है कर्म योग, सेल्फलेस एक्शन करना। ठीक है, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट बुक्स रिटन बाय हिम। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा और समझ में आया हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। जितना इंपॉर्टेंट था, जहाँ से जितना क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने सब कुछ सब पॉइंट्स वाइज कवर कर लिया इस लेक्चर में। और जो बचा हुआ होगा तो हम लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वहाँ पे चीज़ें कवर हो जाएंगी। मैं ये आपको एश्योरिटी दे सकती हूँ कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए आप अगर इन लेक्चर्स को देख लें और फिर मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस कर लें, मैं वीडियो भी लाऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो आपका एक कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। और उसके बाद मतलब आपका अच्छे से यूजीसी नेट की पेपर 2 की प्रिपरेशन हो जाएगी। सो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि और भी स्टूडेंट्स को मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।